हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इकोनॉमिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने राजकोषीय नीति की आधारभूत अवधारणाओं को समझाया था। इसमें बताया गया था कि राजकोषीय नीति का उद्देश्य और महत्व क्या है। आज हम बात करेंगे कि राजकोषीय नीति कैसे तैयार होती है, इसके टूल्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, राजकोषीय नीति का प्रमुख उपकरण है बजट। सरकारें, चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की, बजट के माध्यम से ही अपनी राजकोषीय नीति तैयार करती है और उसका क्रियान्वयन करती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस इकोनॉमिक्स एकेडमी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट क्या है? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, बजट एक ऐसा शब्द है जो आम जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कोई भी समझदार व्यक्ति अपने हर छोटे बड़े काम या कोई भी खर्चे या निवेश का बजट बनाकर ही चलता है, चाहे वह उसका घर हो या उसकी दुकान हो या उसका कार्यालय हो। ठीक उसी तरह सरकार भी अपने मुख्य कार्य आय व्यय का लेखा जोखा बजट से ही करती है तथा हर वर्ष सरकार बजट प्रस्तुत करती है। बजट सरकार व प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बजट के उद्देश्य: प्रत्येक वर्ष के लिए सरकार पूर्व में ही योजना बना लेती है, जिसमें सरकार की आय के स्रोत जैसे भिन्न भिन्न करों की वसूली या टैक्स, राजस्व से आय, सरकारी फीस, जुर्माना, लाभांश, दिए गए ऋण पर ब्याज आदि सभी आय और इस आय को वापस जनता के लिए लगाना बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना बजट के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। गरीबी व बेरोजगारी को दूर करना, असमानताओं को दूर कर आय का सही योजनाओं में उपयोग करना, बाजार में मूल्य व आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, अन्य सभी क्षेत्रों जैसे रेल, बिजली, वित्त, अनाज, खाद्य पदार्थ, बैंकों आदि के लिए भी फंड रखना। भारत में बजट की व्यवस्था, बजट मैनेजमेंट इन इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट पेश करने का प्रावधान है। यह हर वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए होता है। इसमें आगामी वित्त वर्ष के लिए कुल आय और व्यय का ब्यौरा सरकार संसद में रखती है। संसद से बजट मंजूर होने के बाद ही सरकार कोई खर्चा कर सकती है या नया कर वसूल कर सकती है। भारतीय बजट को लेकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 और 267 में पूरा ढांचा दिया हुआ है। किस तरह बजट पेश किया जाएगा, उसमें कौन कौन से प्रमुख अंग होंगे। उसी संविधान के अनुच्छेद 266 और 267 के तहत भारत में बजट बनाया जाता है। बजट में विवरण, एस्टिमेट्स इन बजट। बजट में लगातार 3 वर्षों के आय और व्यय का विवरण दिया जाता है। पहला, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान, बजट एस्टिमेट्स फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। दूसरा, चालू वित्त वर्ष का संशोधित अनुमान यानी बजट एस्टिमेट्स फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। और तीसरा, गत वर्ष के वास्तविक आय व व्यय के आंकड़े, रियल डेटा ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। बजट में 3 प्रकार के कोष का प्रावधान होता है। पहला होता है संचित निधि, दूसरा आकस्मिक कोष और तीसरा सार्वजनिक खाता। अब हम एक एक के बारे में विस्तार से जानेंगे कि संचित निधि क्या होती है, आकस्मिक कोष क्या होता है, सार्वजनिक खाता क्या होता है। संचित कोष में भारत सरकार की संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां, सरकार द्वारा निर्गत ट्रेजरी बिल्स, ऋण और अग्रिम के माध्यम से उगाए किए गए ऋण और सभी मुद्राएं जो ऋणों की पुनर्भुगतान से सरकार को प्राप्त होती है, रिकॉर्ड की जाती है। इस फंड में से बिना संसद की स्वीकृति के किसी भी प्रकार की रकम नहीं निकाली जा सकती। इसके अलावा इस फंड के लिए संसद की स्वीकृति तभी मानी जाएगी जब तक कि विनियोजन अधिनियम एप्रोप्रिएशन बिल द्वारा इसे अधिकृत नहीं किया गया हो। दूसरा फंड होता है आकस्मिक कोष, कंटिंजेंसी फंड। सरकार अपने पास हमेशा एक निश्चित राशि आकस्मिक और अन्य अनिश्चित व्ययों की पूर्ति के लिए रखती है, जिन्हें पार्लियामेंट के सत्र तक के लिए नहीं टाला जा सके। इन्हें आकस्मिक कोष कहते हैं। बाद में जब पार्लियामेंट का सत्र शुरू होता है तो इस आकस्मिक कोष में से राशि संचित फंड से निकालकर डाल दी जाती है। इसका प्रावधान वर्ष 1999 में पारित एक आदेश के तहत हुआ था।
इस आकस्मिक कोष की अधिकतम सीमा वर्तमान में 500 करोड़ रुपए है। यानी 500 करोड़ रुपए की राशि ऐसी है जिसमें सरकार बिना संसद की स्वीकृति के लिए एक बार खर्च कर सकती है, और उसके बाद जब संसद का सत्र आएगा या बजट पेश किया जाएगा तो उसका हिसाब किताब उसमें पेश करके उस राशि को एडजस्ट किया जाएगा। इसको इम्प्रेस्ड अकाउंट भी कहते हैं। अब है सार्वजनिक खाता। इसमें सरकार एक बैंकर और कस्टोडियन की भूमिका अदा करती है। जनता से रुपए उधार लेती है और बैंकर के रूप में उसको अपने पास रखकर उसके एवज में जनता को ब्याज देती है। एक निर्धारित समय अवधि के बाद उसे वापस चुकाया जाता है। इस खाते में निकासी और जमा के लिए सरकार को संसद से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। फ्रेंड्स, जिस प्रकार अल्प बचत की योजनाएं है, पीपीएफ है, ये सब सार्वजनिक खाते में आता है। ये सरकार जनता से उधार लेती है, उसका खाता है, उस उधार पे ब्याज देती है, उसको वापस चुकाती है। अब हम बात करेंगे बजट के घटक क्या क्या हैं। बजट मूलतः दो पार्ट से बना होता है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट में कैपिटल रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। राजस्व प्राप्तियां ये एक प्रकार से सरकार की विशुद्ध आय होती है। इसे सरकार को वापस लौटाना नहीं पड़ता और न ही किसी प्रकार की संपत्ति में कमी आती है। कर, उपकर, अधिकार और विभिन्न प्रकार के शुल्कों से प्राप्त आय इसमें शामिल होती है। कर के बारे में हम अलग से किसी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ इतना समझना जरूरी है कि कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर जैसे आय कर, निगम कर आदि, और अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी। वर्तमान में जीएसटी ही अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा पार्ट है। दूसरा है राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार के सामान्य खर्चे चलाने के लिए किए जाने वाले खर्च राजस्व व्यय में आता है। इसमें किसी प्रकार की संपत्ति, पूंजी निर्माण या हानि नहीं होती, जैसे वेतन भत्ते, ऋणों पर ब्याज अदायगी आदि राजस्व व्यय में आते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट्स। सरकार के अपने स्रोत से होने वाली आय के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से जो आय होती है उसे पूंजीगत आय कहते हैं, जैसे देश की संस्थाओं से लिया गया ऋण, अल्प बचत, पीएफ, विनिवेश और विदेशी ऋण आदि। पूंजीगत प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं। पहली जो सरकार के दायित्व या ऋण में वृद्धि करती है, और दूसरा ये सरकार की संपत्ति में कमी लाती है। जैसे कि हम अगर किसी से उधार लेते हैं तो उधार एक प्रकार से लायबिलिटी होगी, उसको हमको वापस चुकाना होगा। तो वापस चुकाने का मतलब ये हुआ कि हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी अपनी पूंजी नहीं है, ये एक तात्कालिक राहत के लिए हमने ली है। और दूसरा जैसे मान लीजिए हमारे पास सरकार के पास आय में कमी रह गई तो वो अपनी कुछ संपत्ति को बेचेगा, जिसको कहते हैं विनिवेश। विनिवेश अगर करेगा इसका मतलब है कि सरकार की संपत्ति में कमी आई है। तो पूंजीगत प्राप्तियां वो होती है जो या तो देयता उत्पन्न करती है या संपत्ति में कमी लाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह अब है पूंजीगत व्यय। सामान्य सेवाओं, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर होने वाला खर्च पूंजीगत व्यय होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बजट की प्रमुख अवधारणाओं और प्रमुख घटकों के बारे में बात की। ये टॉपिक अभी अगले वीडियो में भी जारी रहेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बजट के विभिन्न घाटों और उसके तकनीकी पक्ष की। तो ये वीडियो आप आगे भी देखते रहिए, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स।